अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे दबिस्तानी लखनऊ और दबिस्तानी दिल्ली। इन्हें दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है, दिल्ली स्कूल और लखनऊ स्कूल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये यूनिट 9 का हिस्सा है, UGC नेट का। पहले की 2 वीडियो हो चुकी हैं तहरीक पर, आगे भी होगी। इसमें हमने देखे हैं तरक्की पसंद तहरीक और दूसरा देखे हैं अंजुमन पंजाब। अगर आपने नहीं देखा है तो इसे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम दबिस्तानी लखनऊ की खुसूसियात, इस दबिस्तानी लखनऊ से जुड़े शायर कौन कौन से हैं वो देखेंगे और दबिस्तानी दिल्ली की खुसूसियात देखेंगे और दबिस्तानी दिल्ली से किन शोरा का ताल्लुक़ है देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चंस बना है इस बार के एग्ज़ाम्स में और आगे भी बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दबिस्तानी लखनऊ देख रहे हैं हम। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है तारुफ में औरंगज़ेब की वफ़ात कब हुई। 1707 के बाद इनके वारिसीन के दरमियान होने वाली जंगों, दरबारी साजिशों और बैरूनी हमले की वजह से रफ्ता रफ्ता मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी और दिल्ली जो है बेरौनक हो गया। उजड़ने के बाद क्या है, फैज़ाबाद और लखनऊ का उरूज हासिल हुआ। अवध के सूबेदार सादत खान ने फैज़ाबाद को दारुल सल्तनत बनाया। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि सादत खान ने किसे दारुल सल्तनत बनाया था, तो वो होगा फैज़ाबाद को। बुरहानुल मुल्क का लक़ब भी इख्तियार किया। बुरहानुल मुल्क का सफदर जंग और फिर शजाउद्दौला के अहद तक फैज़ाबाद अवध का सदर मुकाम रहा। आसिफउद्दौला के दौर में फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ दारुल हुकूमत बना। आसिफउद्दौला के दौर में किसे दारुल हुकूमत करार दिया है, वो है फैज़ाबाद की जगह लखनऊ को। और आसिफउद्दौला की सखावत और लखनऊ की खुशहाली का शहरा हुआ। फिर गाज़िउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन का ज़माना आता है। तो पहले क्या है, शजाउद्दौला आएंगे, शजाउद्दौला, फिर उसके बाद आसिफउद्दौला और इसके बाद आते हैं गाज़िउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन, इनका ज़माना आता है। इस तरह से भी याद। इसी एतबार से अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा, लेकिन लखनऊ की गहमा गहमी और रौनक में कमी नहीं आई। सल्तनत अवध की खुशहाली का शहरा सुनकर दिल्ली के मुतअद्दिद शायरों ने फैज़ाबाद से क्या है लखनऊ का रुख किया। जो शायर पहले फैज़ाबाद में थे वो भी क्या है लखनऊ आने लगे। लखनऊ में अदीबों और शायरों की एक नई दुनिया आबाद हो गई, एक दुनिया आबाद हो गई जिसमें लखनऊ में आने वाले शोरा में कौन कौन है, मीर जहाक, मीर सोज सौदा, मीर हसन और शजाउद्दौला के अहद में फैज़ाबाद पहुँचे। ये क्वेश्चंस बन सकता है कि इनमें से कौन सा शायर शजाउद्दौला के अहद में फैज़ाबाद आ चुके थे। तो ये चारों के नाम याद रखें आप, मीर जहाक, मीर सोज सौदा और मीर हसन। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। ज़हन नशीर तक़ी, मीर जुरात, इंशा मुसफ़ी फैज़ाबाद के ज़माने में, आसिफउद्दौला के ज़माने में लखनऊ पहुँचे। ऊपर देखिए मीर जहाक, मीर सोज और सौदा, मीर हसन, ये पहुँचे थे शजाउद्दौला के ज़माने में, फैज़ाबाद पहुँचे थे। और यहाँ पे दिए हुआ है मीर तक़ी, मीर जुरात, इंशा मुसफ़ी, ये है आसिफउद्दौला के ज़माने में क्या है लखनऊ आए। इनमें से कौन से शायर आसिफउद्दौला के ज़माने में लखनऊ पहुँचे, इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। तो मीर तक़ी, मीर जुरात, इंशा और मुसफ़ी, ये चारों के नाम आपको याद रखना होगा। और एक क्वेश्चंस ये भी बन सकता है कि इनमें कौन सा शायर शजाउद्दौला के अहद से ताल्लुक़ रखता है, ये बन सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। लखनऊ में शेर व शायरी का आगाज़ इन शायरों की बदौलत हुआ जिनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा क्या है दिल्ली में गुज़रा। लखनऊ में शेर व शायरी का आगाज़
किस की बदौलत हुआ था? वो शोरा जिनका ज़्यादातर हिस्सा दिल्ली में गुज़रा और वो शायरी में अपनी पुरानी रविश पर ही कायम रहे। लेकिन वो लोग जो कम उम्री में फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए थे, ऐसे शायर जिन्होंने लखनऊ में ही नया लब व लहजा, नई फ़िक्र और नए असालिब शायर सामने आए, तो उन्होंने दिल्ली के मुकाबले में एक नया लब व लहजा और नई फ़िक्र को अपनाया। यहीं से दबिस्तानी लखनऊ का आगाज़ होता है। अब दबिस्तानी लखनऊ के शायर कौन कौन से हैं देख लें, इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। दबिस्तानी लखनऊ के शायरों में हैं रंगीन, इंशा, जुरात, और ये तीनों के बाद आने वाले शायर हैं आतिश, नासिक। ये हैं तो रंगीन, इंशा, जुरात और आतिश, नासिक, ये क्या है? दबिस्तानी लखनऊ के शायर हैं। और इमाम बख्श नासिक दबिस्तानी लखनऊ का नुमाइंदा शायर हैं। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है कि दबिस्तानी लखनऊ का नुमाइंदा शायर इनमें से कौन है? तो वो है इमाम बख्श नासिक। तो ये याद रखना है। इनसे दबिस्तानी लखनऊ का इस्तेकाम हासिल हुआ। इसी दौर में ज़बान की इस्लाह भी हुई, मतरूकात की फ़हरिस्त साजी हुई, शायरी के नए उसूल व ज़वाबित मुकर्रर हुए। इसके बाद इस ज़िमन में इनके शागिर्द अली औसत रश्क की खिदमत भी नाकाबिले फरामोश है। अब ये शागिर्द अली औसत रश्क ये किसके शागिर्द थे? तो ये थे नासिक के शागिर्द थे। इतना भी रश्क के अलावा बहर, वज़ीर, मुशीर, बर्क़ वग़ैरह का शुमार भी नासिक के मशहूर शागिर्दों में होता है। तो इमाम बख्श नासिक के शागिर्द कौन कौन हैं ये देखें। अली औसत रश्क ये एक है, बहर है, वज़ीर है, मुशीर है, बर्क़ है। ये क्या है? ये पांचों भी इमाम बख्श नासिक के मशहूर शागिर्दों में हैं। अब यहाँ पे आतिश के शागिर्दों में पंडित दयाशंकर नसीम, जिसने लिखी है गुलजार नसीम, रिंद, सबा, शौक़। तो ये चार किसके शागिर्द हैं? ये चार तो ये है आतिश के शागिर्द हैं। ये भी याद रखें। अब दबिस्तानी लखनऊ की खुसूसियात, यहाँ ये अहमियत रखता है। ज़ुमरे में भी पूछा जा सकता है कौन कौन से खुसूसियात हैं। तो दबिस्तानी लखनऊ की पहली खुसूसियात ये है कि लखनऊ की खुशहाली, ऐश व इशरत की ज़िंदगी ने शेर व अदब को बहुत मुतासिर किया। शायरी में निशातिया लब व लहजा आम हुआ। लब व लहजा ये किस दबिस्तान की खुसूसियात है? तो ये लखनऊ दबिस्तान की खुसूसियात हैं। और यहाँ पे दाखिलियत पर खारजियत का ग़लबा था। तो यहाँ पे दाखिलियत किसके खुसूसियात है? दाखिलियत है दबिस्तानी दहलवी की है और खारजियत ये है लखनऊ की खुसूसियात। और दाखिलियत पर खारजियत का ग़लबा हासिल हुआ। अज़ाए कलाम, अज़ाए बदन ही नहीं, लिबास, ज़ेवरात की तफसीलात भी रक़म होने लगी। नाजुक ख़याली और ज़बान की शीरीनी पर ज़ोर दिया गया। तो दबिस्तानी लखनऊ की खुसूसियात में है ज़बान की शीरीनी पर, नाजुक ख़याली और ज़बान की शीरीनी पर ज़ोर देता है ये दबिस्तानी लखनऊ। अब सनतों की भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है और रियायत लफ्ज़ी की तरफ ज़्यादा तवज्जो की है। शायरों ने अपने कलाम में रियायत लफ्ज़ी ज़्यादा दिखेगा लखनऊ दबिस्तान के शायरों में। गज़ल के अलावा जिन असनाफ़ पर भी खातिर ख़वा तवज्जो दी गई है, इनमें अब ऐसा नहीं कि दबिस्तानी लखनऊ में सिर्फ गज़ल ही कहे गए हैं। ये गज़ल के अलावा यहाँ पे मरसिया, मसनवी, क़सीदा, रेख्ती, वासुक़ियत काबिले ज़िक्र है। ये तमाम भी असनाफ़ पर भी ज़ोर दिया गया है दबिस्तानी लखनऊ में। अब यहाँ लखनऊ में लफ्ज़ी रियायतों का अज़ हद शौक़ था। ख़वास व आम दोनों इसके क्या है? शाइक़ थे। सरापा निगारी और मज़मून आफरीनी के अलावा दबिस्तानी लखनऊ की एक और खुसूसियत जिनकी निशानदही नक़ादों ने की है वो मामला बंदी है। मामला बंदी भी क्या है? दबिस्तानी लखनऊ के शायरी की खुसूसियत है। मज़मून आफरीनी और सरापा निगारी भी ये दबिस्तानी लखनऊ की ही खुसूसियत हैं।
चूँकि दिल्ली की तबाही के वक्त लखनऊ पुरअमन था, दौलत की रेल पेल थी, लोग खुशहाल और फारिगुल बाल थे। बादशाह वक्त उमरा वज़रा और अवामुन्नास तक सब ऐश व इशरत में मुब्तला थे। खुसूसन तवाइफ को इस माहौल में बड़ी अहमियत हासिल हुई। अब सवाल बन सकता है कि अहमियत किस दबिस्तान में दी गई है, तो ये है लखनऊ दबिस्तान में। दबिस्तान लखनऊ के शायरी की खसूसियात में है। एक है, अभी देखिए हमने मज़मून आफरीनी। अब मज़मून आफरीनी का मतलब क्या है? रवायती मज़ामीन में से नए मुबालगा आमेज़ और अजीब व गरीब पहलू तलाश कर देता है। ऐसे मज़ामीन की बुनियाद जज्बे के बजाय तख़य्युल या वहम पर होती हैं। तो तख़य्युल का भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है दबिस्तान लखनऊ में। शुअराए लखनऊ ने इस मैदान में भी अपनी महारत और कमाल दिखाने का भरपूर मुज़ाहरा किया है। तो ये थे दबिस्तान लखनऊ की खसूसियात। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं हम दबिस्तान दिल्ली। अब दबिस्तान दिल्ली अलग है और दबिस्तान लखनऊ अलग है, और इसमें दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात देखेंगे और इससे जुड़े शायर भी देखेंगे। माजी में उर्दू ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने में बाशहरों ने अहम किरदार अदा किया। वो शहर थे जहाँ बड़ी तादाद में शायर और अदीब जमा हुए थे। इनकी सरपरस्ती करने वालों की भी तादाद में कमी नहीं थी। इन्हीं अदबी मराकिज़ में दिल्ली भी एक मरकज़ ही है। इसे दिल्ली स्कूल भी कहा जाता है। उर्दू शायरी के फ़रोग़ में इस शहर की भी दिल्ली की भी बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि ये एक बाकायदा अदबी स्कूल की हैसियत भी रखता है। इस अदबी स्कूल को दबिस्तान दिल्ली कहा जाता है। शहर दिल्ली अरसे दराज तक हिंदुस्तान का पायतख्त रहा। इसकी मरकज़ियत की वजह से मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के माहिरीन के साथ साथ शुअरा की बड़ी तादाद भी यहाँ हर दौर में मौजूद रही। इनमें मुक़ामी शुअरा भी थे और बैरूनी भी। इस तरह उर्दू शेर व अदब की तारीख़ में दिल्ली को मरकज़ी हैसियत हासिल है, और मरकज़ियत के इजहार के लिए दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान दिल्ली स्कूल की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती हैं। अब देख लेते हैं दबिस्तान दिल्ली से किन शायरा का ताल्लुक़ है। वो भी तरतीब से, तारीख़ी तरतीब से ये तरतीब दुरुस्त है, इसे भी ज़हन नशीन रखें। देखें, दबिस्तान दिल्ली में सबसे पहले है आरज़ू, आबरू, नाजी, एक रंग और मज़मून। इनकी तरतीब भी दुरुस्त है। इसके बाद है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, हातिम, सौदा, दर्द, क़ाइम, मीर हसन व मीर सोज़, और जुरात और शाह नसीर। जुरात ये थे, ये भी एक तरतीब याद रखिए, और दूसरी है शाह नसीर, ज़ौक़, मोमिन, ग़ालिब। ये भी तरतीब याद रखें। तो ये 3 सवाल तरतीब से लगाने पर भी पूछा जा सकता। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर ले इसे अच्छे से। ये एक हो जाएगा यहाँ तक, उसके बाद दूसरा यहाँ से, और तीसरा यहाँ पे से शुरू होगा शेर से, ये तीसरा। तो ये शुअरा थे दबिस्तानी दिल्ली से, इनका ताल्लुक़ था। दबिस्तान दिल्ली की खसूसियात देख लेते हैं। देखिए, दबिस्तान दिल्ली में किसी तरह की ख़ारजियत नहीं थी, दाखिलियत पाई जाती थी। यहाँ पे जो भी अपनी बात है उसे सादा और दिलनशीन अंदाज में कहते थे। यहाँ पर आमतौर पर तसन्नु नहीं पाया जाता था। इनकी शायरी में दाखिलियत ज़्यादा थी, ख़ारजियत कम थी, और जज्बात के इजहार पर ये ज़्यादा ज़ोर देते थे दबिस्तान दिल्ली के शायर। गज़ल रोज़े अव्वल से ही हुस्न व इश्क़ के मामलात का इजहार का ज़रिया रही हैं। दिल्ली के शुरा ने भी महबूब के हुस्न की तारीफ़ की है। वो हिज्र व विस्ल के क़िस्से सुनाए हैं, लेकिन इन्होंने जज्बे इश्क़ का इजहार महज़ब तरीक़े से किया है। इन्हें सबसे ज़्यादा जो था दबिस्तान दिल्ली को के शुरा को विस्ल से ज़्यादा क्या अज़ीज़ था, हिज्र अज़ीज़ था। ये भी याद रखें दबिस्तान दिल्ली के शुरा को।
اس کے بعد ہے مضامین تصوف میں دہلوی شعراء کو بے حد مرغوب تھا۔ یہ تصوف ان کے کلام کی خصوصیات ہیں دبستانی دہلی کے۔ دبستانی دہلی نے جس طرح مضامین میں واقعات و صداقت کو مد نظر رکھا، اسی طرح زبان بھی سادہ اور عام فہم استعمال کی۔ دبستانی دہلی کے جو شاعروں نے کلام پیش کیا ہے، ان کے مضامین میں آپ کو واقعیت اور صداقت دیکھنے کو ملے گی، اور ان کی زبان بھی بالکل سادہ اور عام فہم ہے۔ شعرائے دہلی کے یہاں زبان میں بھی سادگی، صفائی اور شائستگی ہونا شائستگی پائی جاتی تھی۔ شعرائے دہلی نے جس طرح مضامین میں واقعیت و صداقت رکھا، اسی طرح زبان بھی انہوں نے سادہ اور عام فہم ہی استعمال کی ہے۔ اس کے بعد دبستانی دہلی کی نمایاں خصوصیات میں داخلیت ہے۔ داخلیت سے کیا مراد ہے یہ دیکھ لیں۔ شاعر باہر کی دنیا سے قرض نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا سے اسے کچھ سابقہ پڑا بھی تو وہ کیا کرتا ہے، اسے شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ یہ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے۔ دبستانی دہلی کی خصوصیات میں ہے حزن و یاس۔ دبستانی دہلی کی شاعری کا ایک اہم اور نمایاں خصوصیت رنج و الم اور حزن و یاس کا بیان بھی یہاں پہ ملتا ہے۔ دبستانی دہلی کی شاعری کا اگر بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ دبستانی دہلی کی شاعری میں یاس و ناامیدی کے جذبات بکثرت موجود ہیں۔ شاعر خواہ کسی موضوع پر بھی کیوں بات نہ کر رہا ہو، رنج و الم کا ذکر ضرور ہوتا ہے ان کے شاعری میں۔ دبستانی دہلی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عشق کا دوسرا انداز جو دہلی میں بہت مقبول تھا، وہ ہے عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی۔ یہ بھی خصوصیات ہے دبستانی دہلی کی، اور یہ رنگ میر تقی میر نے بہت خوب نبھایا ہے۔ اس کے بعد ہے فارسی آمیز زبان ہوتی تھی دبستانی شعراء کی، کیونکہ یہاں پر شعراء کے یہاں فارسیت کا غلبہ تھا۔ شعرائے دہلی فارسی کی شعری روایت سے متاثر تھے، ان پر فارسی شعراء کا گہرا اثر تھا، تو ان کے کلام پر بھی وہی اثر نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری دبستانی دہلی اور دبستانی لکھنؤ کے تعلق سے ان کی خصوصیات، اور ان میں شامل شعراء کو دیکھا ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کو بہت ہی اہمیت رکھتا ہے آپ کے ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ کسی بھی ایگزامس کا کیوں نہ ہو۔ دہلی اور دبستانی لکھنؤ کی خصوصیات پوچھا جاتا ہے، یہاں سے یہ کوشچنس بنا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ ترتیب بھی تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ہے۔ یہاں شعراء کے نام جو بھی ہیں یہ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے ہیں، اسے اچھے سے ذہن نشین کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔